फ्रेंड्स, मेरा नाम जिनिशा है और आप देख रहे हैं जिनिशा क्लासेस। आज के सेशन में हम एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मैटर एंड मटेरियल। फ्रेंड्स, हमने कुछ पिछले सेशंस में एयर एंड वाटर चैप्टर को कवर किया था। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक को क्लिक करके हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, और एक और बात, ये जो चैप्टर है मैटर एंड मटेरियल, इस चैप्टर से ओलंपियाड्स में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप कोई भी ओलंपियाड दे रहे हो, चाहे यूनिफाइड काउंसिल हो, आईटीओ हो, एसओएफ हो, सिल्वर जोन हो, आप कोई भी ओलंपियाड दे रहे हो, ये सभी के लिए हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या क्या हमें सीखने को मिलेगा। लर्न अबाउट मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। हमें ये पता चलेगा कि मैटर क्या होता है और उसकी कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन होती हैं। लर्न एंड अंडरस्टैंड अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर, और हमें इस चैप्टर को पढ़ के मैटर की स्टेट्स के बारे में डिटेल में समझने को मिलेगा। और हम ये भी समझ पाएंगे कि उन जितनी भी स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और जो मैटर के स्टेट्स में जो चेंजेस होते हैं हम उन चेंजेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हम एक्सपेंशन एंड कंसंट्रेशन के कॉन्सेप्ट को भी डिटेल में समझेंगे। लर्न अबाउट एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। हम इस चैप्टर को पढ़ के एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, इन सभी को डिस्कस करेंगे। नो अबाउट मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर। किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए उसमें कौन कौन से मेथड ऑफ सेपरेशन लग रहे हैं तो हम उनको समझेंगे। लर्न अबाउट सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी, यानी क्या सॉल्यूशन होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होते हैं, इन सभी टर्म्स को हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मैटर क्या होता है। जो हमारे पास आसपास की जो भी चीज होती है हम उन सभी को मैटर कहते हैं। इवन हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो भी मैटर से ही बनी है। तो मैटर की आप जानते होंगे 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये 3 स्टेट्स को आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। और कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका वेट होता है यानी मास होता है तो हम उसी को कहते हैं मैटर। जैसे हवा है तो एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका वेट भी होता है, तो एयर भी मैटर है। वाटर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसका भी वेट होता है तो वो हो जाएगी मैटर। सॉलिड में आप कोई भी चीज ले सकते हैं, मान लीजिए आयरन, तो आयरन का मास होता है और आयरन स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है तो वो भी हो जाएगा मैटर। तो जितनी भी चीजें हम आसपास अपने देख पा रहे हैं वो सभी मैटर होती हैं। और मैटर कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसके लिए हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप चाहिए होते हैं जिससे कि हम मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं। और मॉलिक्यूल्स को भी हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं और हम उन बेसिक यूनिट्स को कहते हैं एटम्स। और ये मॉलिक्यूल्स, ये एटम भी इतना स्मॉल होता है कि इसके लिए काफी हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होता है जिससे कि आप एटम्स को अच्छे से स्टडी कर सके। चलिए एटम्स की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। एटम आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। क्योंकि अगर एटम नहीं होंगे तो मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, और मॉलिक्यूल नहीं होंगे तो मैटर भी नहीं होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि एटम्स मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक है। और अभी तक हम जितने भी एटम के टाइप को डिस्कवर कर पाया, तो हम अभी तक कर पाए डिस्कवर 117 काइंड्स ऑफ एटम। इतने टाइप्स ऑफ एटम को हम जानते हैं, और भी हो सकते हैं पर हम जानते नहीं है। जब एक टाइप के एटम्स मिलते हैं तो वो बनाते हैं एलिमेंट, पर अगर वही एलिमेंट्स अलग अलग टाइप के हो और कंबाइंड हो जाए तो वो बनाते हैं कंपाउंड। और मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में रहते हैं, यानी ये हर समय हिलते रहते हैं। वही सॉलिड में देखें तो इनका जो मोशन होता है, काइनेटिक एनर्जी इनमें बहुत लो होती है क्योंकि इनका इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस यानी जो मॉलिक्यूल के बीच में की जो जगह है वो बहुत कम होती है। मान लीजिए कि आप एक भीड़ में खड़े हैं तो आप बड़ी मुश्किल से मूव कर पाएंगे, और अगर आप वहीं कहीं 2-3-4 लोगों के बीच में खड़े हैं तो आप थोड़े अच्छे से मूव कर सकते हैं। और अगर वही आप अकेले खड़े हो तो आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो यही डिफरेंस होता है सॉलिड। तो सॉलिड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पैक्ड होते हैं तो उसमें मॉलिक्यूल्स का मूव होना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, तो वही भीड़ वाली कंडीशन यहाँ पर आ रही है। और लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं, तो जैसे 3-4 लोगों
की जो हमने केस की बात की, तो वो वाला सेम कंडीशन अप्लाई हो जाता है लिक्विड के साथ। और जो गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, तो जो हमने अभी एग्जांपल लिया कि अगर आप अकेले खड़े हो तो आप फ्रीली मूव कर सकते हो, तो ऐसे ही गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं और बहुत फ्रीली मूव कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फ्रेंड्स, हम मैटर को उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इन सभी मैटर की प्रॉपर्टीज को समझते हैं। हमें यहाँ पे एक टेबल दिख रहा है, तो इस टेबल में मैटर की जो 3 टाइप के मैटर्स होते हैं उन सभी के अलग अलग बेसिस पर प्रॉपर्टी यहाँ पे दी गई है। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस हम मैटर के ऊपर से देखें तो यहीं से आते हैं। तो चलिए इस टेबल को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी चलिए ले लेते हैं मास। सॉलिड के पास मास होता है, लिक्विड के पास भी मास होता है और गैस के पास भी मास होता है। बहुत ऑब्वियस सी चीज है। सॉलिड का हम वेट कर सकते हैं, लिक्विड का भी हम वेट कर सकते हैं एंड गैस का भी हम वेट कर सकते हैं। सॉलिड, जैसे सॉलिड में हमने पहले एग्जांपल लिया था आयरन का, तो आयरन का आप वेट कर सकते हैं कि 500 ग्राम्स है, 800 ग्राम्स है, 1 kg है, या जितना भी उसका वेट है हम उसे मेजर कर सकते हैं। लिक्विड में हम मेजर कर सकते हैं। वैसे लिक्विड को मेजर करने के लिए हम ml एंड लीटर यूज करते हैं, पर हम लिक्विड का वेट भी कर सकते हैं। तो जैसे हम वेट करते हैं कि 1 किलो लिक्विड है या 2 किलो है, तो इस टाइप से हम लिक्विड को भी मेजर कर सकते हैं, गैस को भी मेजर कर सकते हैं। अगर आप किसी बैलून को फुला के उसका वेट करेंगे तो उसका वेट आए चाहे कम ही आए, पर उसका वेट जरूर आएगा। चलिए अब अगली प्रॉपर्टी ले लेते हैं स्पेस। सॉलिड भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, लिक्विड भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, गैस भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सॉलिड डेफिनेट शेप स्पेस ऑक्यूपाई करता है, लिक्विड भी डेफिनेट स्पेस ऑक्यूपाई करता है, पर गैस का कोई डेफिनेट स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, क्योंकि जिस भी कंटेनर में आप गैस को देखेंगे तो वो उस कंटेनर की पूरी जगह को फिल कर लेता है। जैसे बैलून है तो बैलून में पूरी जगह फिल कर लेता है, जब तक से उसकी लिमिट ओवर नहीं होती तब तक से फिल करता है। जब उसका ओवर होने लगता है तो आप देखते होंगे कि जब बैलून में ज्यादा हवा भर जाती होगी तो एक लिमिट तक आके वो फट जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब चलिए ले लेते हैं अगली प्रॉपर्टी। सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, पर अगर आप उसे जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उसकी शेप ले लेता है। और पर गैस का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। तो सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है। जैसे आपने कोई प्लास्टिक का ब्लॉक लिया है तो वो ब्लॉक जिस भी शेप में उसी शेप में रहेगा, जब तक से उसके ऊपर कोई प्रेशर एक्सर्ट ना किया जाए या उसमें कोई टेम्परेचर डिफरेंस ना आए, तो उसका शेप जो होता है डेफिनेट ही होता है। लिक्विड किसी जो भी कंटेनर में उसे डाले वो उसकी शेप ले लेता है। अगर आप लिक्विड को किसी राउंड कंटेनर में डालेंगे तो वो राउंड की शेप, वो उस कंटेनर की शेप ले लेगा। अगर आप उसे किसी स्क्वायर कंटेनर में डालें तो उसकी शेप ले लेगा। तो इस टाइप से अलग अलग टाइप के कंटेनर की शेप ले लेता है। पर गैस का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, क्योंकि आपने कभी देखा नहीं होगा कि गैस का कोई शेप हो। तो इससे यह पता चलता है कि गैस का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। हमने अभी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को अभी डिटेल में डिस्कस किया है, तो चलिए एक बार और कर लेते हैं कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। तो हमने अभी एक भीड़ का एग्जांपल लिया था कि अगर आप किसी भीड़ के बीच में खड़े हो तो आपका मूवमेंट बहुत ही कम हो जाएगा। तो यानी मॉलिक्यूल्स को हम लोग मान लेते हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं तो सॉलिड का फॉर्म लेते हैं। जब मॉलिक्यूल्स थोड़े लूजली पैक होते हैं तो तब वो लिक्विड का फॉर्म लेते हैं, और जब मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर दूर हो तो वो गैस का फॉर्म ले लेते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में उनका अट्रैक्शन कितना है। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा है, क्योंकि जब तक से इनके बीच में मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन नहीं होगा, यानी इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो ये एक डेफिनेट शेप नहीं ले पाएंगे। क्योंकि अगर सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो वो एक डेफिनेट शेप नहीं ले पाएगा। और अगर उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होता तो वो भी गैस की तरह इधर उधर उसके मॉलिक्यूल होते, पर
पर उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो इसी वजह से वो एक साथ कंबाइंड है। अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में देखें तो सॉलिड से कम होता है पर गैस से ज्यादा होता है, तो इसी वजह से उसकी कंसिस्टेंसी लिक्विड की फ्लोई होती है। और गैस में सबसे कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अगर इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो उसके मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, तो ये सॉलिड बन जाता है या लिक्विड बन जाता है। तो ये हमने अभी देखा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फ्लूइडिटी, यानी इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये कौन सा मैटर फ्लो करता है। आप जानते हैं कि सॉलिड फ्लो नहीं करता, अगर उस पे अगर प्रेशर और टेम्परेचर में कोई डिफरेंस ना आए तो सॉलिड कभी फ्लो नहीं करता। लिक्विड फ्रीली फ्लो करता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि लिक्विड की कंसिस्टेंसी कैसी होती है, बिल्कुल सही, लिक्विड की कंसिस्टेंसी फ्लोई होती है। और एयर लिक्विड से भी ज्यादा फ्लोई होती है, क्योंकि वो हर डायरेक्शन में चली जाती है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपने परफ्यूम लगाया तो उसकी जो फ्रेगनेंस है वो दूसरे रूम तक पहुंच जाती है, तो कैसे पहुंचती है, तो एयर जब फ्लोई होगी तभी तो दूसरे रूम में पहुंचेगी उसकी फ्रेगनेंस। तो इससे हमें एयर की फ्लूइडिटी के बारे में पता चलता है। चलिए अगली प्रॉपर्टी को देखते हैं, जो कि कंप्रेसिबिलिटी। इट इज नेग्लिजिबल इन सॉलिड, यानी सॉलिड को हम बहुत ही मुश्किल से कंप्रेस कर सकते हैं। आप कह सकते हैं इसमें कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर होती है। लिक्विड कुछ हद तक कंप्रेस हो सकता है, पर ये गैस की तरह नहीं कंप्रेस होता। आप गैस को काफी हद तक कंप्रेस कर सकते हैं। अगर आपको ये कंप्रेसिबिलिटी का अगर आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है तो आप एक सिरिंज ले सकते हैं और उसके आगे तो सिरिंज का जो अगला जो एंड है उसे बंद कर दीजिए और उसमें एयर भर लीजिए। आप अगर उसे दबाने की कोशिश करेंगे तो काफी हद तक दब जाएगा, और जब तक से उसकी लिमिट होगी तब तक से वो सिरिंज दब जाएगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एयर इज हाईली कंप्रेसिबल। एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो सॉलिड का एग्जाम्पल है पेन, पेंसिल, वुड। लिक्विड के एग्जाम्पल है मिल्क, ऑयल, वाटर। एंड गैस के एग्जाम्पल देखें तो वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। हमारी नॉर्मल एयर है, जितने भी टाइप की गैसेस है वो उनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। चेंज ऑफ स्टेट, फ्रेंड्स इस टॉपिक को चलिए डिस्कस करते हैं। मैटर कई सारे स्टेट्स एक से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर। वाटर को अगर हम फ्रीज कर दे तो वो हो जाता है सॉलिड। वो किसका फॉर्म ले लेता है, आइस का फॉर्म लेता है। तो आइस किसका एग्जांपल है, बिल्कुल सही, आइस एग्जांपल है सॉलिड का। फिर अगर हम उसी आइस को हीट कर दे तो वापस वाटर में चेंज हो जाएगा, और हम वाटर को और ज्यादा हीट कर दे तो वाटर चेंज हो जाएगा वाटर वेपर में। तो इस तरह से अलग अलग मैटर अलग अलग स्टेट में टेम्परेचर एंड प्रेशर से ये इनकी स्टेट चेंज हो जाती है। फ्रेंड्स चलिए एक एक करके इन सभी चेंज ऑफ स्टेट्स को देखते हैं। सबसे पहला इवेपोरेशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, हम उसी प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है वाटर। वाटर को अगर हम ज्यादा हीट करें तो वो चेंज हो जाता है वेपर में। और हम देखें इसका प्रोसेस तो आप जानते होंगे कि कोई भी चीज गर्म होती है तो वो दूर जाती है। तो जब हम वाटर को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं, तो दूर दूर जाते हैं तो गैस का फॉर्म लेने लगते हैं। तो उसके मॉलिक्यूल्स में जब स्पेस बढ़ते हैं तो गैस का फॉर्म लेने लगते हैं और वो गैस हल्की हो जाती है। और आप ये भी जानते होंगे कि हल्की चीजें ऊपर उठती हैं, तो वही वेपर ऊपर उठ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। और हम ऐसा सोचते हैं कि स्टीम हॉट एयर होती है, तो ये एक मिसकॉन्सेप्ट है। अगर हम देखें तो स्टीम वाटर वेपर होती है। अगला चेंज ऑफ स्टेट है कंडेंसेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो हम उसी प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। तो चलिए कंडेंसेशन को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अगर आपने किसी ग्लास में ठंडा पानी रखा तो आप कुछ देर में नोटिस करेंगे और आप करते ही होंगे कि उस ग्लास के साइड में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं। तो आप सोचते होंगे कि ड्रॉपलेट्स क्यों फॉर्म होते हैं। तो कभी कभी हमें ये लगता है कि कहीं ये ग्लास के अंदर का पानी बाहर नहीं आ गया। ये वैसी बात नहीं है। कंडेंसेशन में क्या होता है कि हमारे एयर में जो वाटर वेपर होता है उस ग्लास से टकराता है। हम अभी रेफरेंस में ग्लास को रख रहे हैं, तो ग्लास से टकराता है, तो वाटर वेपर को जब थोड़ी
थोड़ी ठंडक मिलती है तो वापस वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस को ठंडा करके उसे लिक्विड के फॉर्म में लाया जा रहा है, तो हम उसी चेंज ऑफ स्टेट को कहते हैं कंडेंसेशन। मेल्टिंग, तो मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, जैसे आपने किसी आइस क्यूब को गर्म किया तो आइस क्यूब वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इससे ये पता चलता है कि सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है तो उसी प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। तो इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि आखिर ऐसा ये होता क्यों है। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही कंपैक्ट होते हैं, पर जब हम सॉलिड को हीट करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, तो दूर दूर जाएंगे तो वो अल्टीमेटली वाटर का फॉर्म ले लेंगे। वाटर या जो भी लिक्विड को आपने सॉलिड में कन्वर्ट किया तो वापस वो लिक्विड में आ जाएंगे। और लिक्विड का अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देखें सॉलिड से तो ज्यादा होता है, तो हम जब हीट करेंगे तो वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। फ्रीजिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, हम उसको कहते हैं फ्रीजिंग। जैसे हम समर के सीजन में आइस क्यूब्स जमाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वाटर को जब हम किसी भी चीज को ठंडा करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स वापस कंपैक्ट हो जाते हैं। तो वाटर को जब हम ठंडा करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स कंपैक्ट हो जाते हैं और वो सॉलिड का फॉर्म ले लेते हैं। हमने इसका प्रोसेस देख लिया। तो जब भी हम रेफ्रिजरेटर में डालते हैं तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर आपने आइस ट्रे में पूरा भर के आपने पानी डाला होगा, तो अगर आप उसे ध्यान से देखिए तो उसमें ट्रे में थोड़ा सा आइस का जो लेवल है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो कंपैक्ट हो जाते हैं उसके मॉलिक्यूल्स। तो ये होता है प्रोसेस फ्रीजिंग का। अगला लास्ट प्रोसेस है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कैम्फर। अगर आपने कभी कैम्फर को जलते हुए देखा होगा तो कैम्फर जलता है और सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका एग्जांपल है तो वो है ड्राई आइस। तो ड्राई आइस क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को इतना हम ठंडा कर देते हैं और कंपैक्ट कर देते हैं कि वो सॉलिड का फॉर्म ले लेते हैं, और अगर हम उसे एयर में एक्सपोज कर दें तो वो सीधे गैस में कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और एक और एग्जांपल है नेप्थलीन बॉल। आपने देखा होगा कि घर में कई सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं जो कि कपड़ों को बर्बाद कर देते हैं, खा जाते हैं। तो आपकी मदर उन कपड़ों में नेप्थलीन बॉल डालती है। तो अगर आप उन्हें कुछ दिनों के बाद, 1-2 महीने के बाद उन नेप्थलीन बॉल को उन कपड़ों के बीच में ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि नेप्थलीन बॉल एयर में डिसॉल्व हो चुका है। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे सब्लिमेशन के, तो जिससे हमें समझ में आ सके कि सब्लिमेशन क्या होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सपेंशन को। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो हम उसी को कहते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन टेम्परेचर के बढ़ने पर एक्सपेंशन होता है। जैसे आपने वाटर पाइप्स देखी होंगी, तो वाटर पाइप्स आपने देखा होगा कि समर में एक्सपैंड कर जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो किस वजह से होती है? एक्सपेंशन की वजह से, क्योंकि उसमें हीट पड़ती है तो हल्का हल्का उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है। तो इसी वजह से गर्मियों में आपके पेरेंट्स या बड़े बूढ़े कहते होंगे कि जो पाइप्स है या इलेक्ट्रिक केबल है उसको बाहर नहीं रखना। और इलेक्ट्रिक केबल का भी आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि इलेक्ट्रिक केबल समर में एक्सपैंड करती है। अब देख लेते हैं कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी चीज का वॉल्यूम घट जाता है। जैसे अगर हम वही वाटर पाइप वाले एग्जांपल ले, तो वाटर पाइप में से अगर हम वाटर फ्लो कराए विंटर में, अगर ज्यादा ठंडी हो तो वो वाटर पाइप्स इतने ज्यादा कंट्रैक्ट हो जाते हैं कि उसमें से वाटर जो होता है वो पास करने की उसमें जगह नहीं रहती, और इसी वजह से कभी कभी ठंडियों में पानी का जो पाइप है वो भी एक्सप्लोड कर जाता है। कंट्रैक्शन का एक और एग्जांपल देखें तो वो है हॉट एयर बलून। तो जब ठंडी हवा उसके ऊपर पड़ती है तो हॉट एयर बलून जो है वो श्रिंक कर जाता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि हॉट एयर बलून में गर्म हवा होती है जिससे कि वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, पर जब उस पर कोल्ड एयर पड़ती है तो वो कंट्रैक्ट हो जाता है हॉट एयर बलून, और इसी वजह से धीरे धीरे वो श्रिंक कर जाता है। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर देखें तो मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। एलिमेंट
एलिमेंट को हम सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कंसिडर करते हैं क्योंकि ये सेम काइंड के एटम से बना होता है। तो हमने अभी स्टार्टिंग में देखा कि जब सेम काइंड के एटम्स कंबाइंड होते हैं तो वो एलिमेंट फॉर्म करते हैं। तो आपने पीरियोडिक टेबल का नाम तो जरूर सुना होगा। आप उसमें अगर देखें, एलिमेंट हम उन्हें कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। तो क्योंकि उसमें सेम टाइप के एटम मिलते तो तब जाके वो एलिमेंट्स फॉर्म होते। अगर हम एलिमेंट्स के एग्जांपल देखें तो जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड मतलब जब दो या दो से ज्यादा टाइप के एटम जब कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं कंपाउंड। तो उनका एक फिक्स अगर रेशियो देखें तो उससे कई सारी चीजें बनती, जैसे H2 है यानी वाटर, CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl है यानी सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से ये अलग अलग कंपाउंड बनते हैं। मिक्सचर, तो मिक्सचर में जब दो केमिकल्स कंबाइंड होते हैं पर उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही रहती है और वो मिक्स होते हैं तो हम उन्हीं को मिक्सचर कहते हैं। जैसे एयर कई सारी गैसेस का मिक्सचर है पर उनकी केमिकल का जो कंपोजिशन है वो कहीं चेंज नहीं हुआ है। जैसे ऑक्सीजन का काम जो हो रहा है वही होगा, नाइट्रोजन का जो काम है वही जो था वही होगा। तो इसमें केमिकल का इनका कोई प्रॉपर्टी नहीं चेंज हुई है, बस वो मिक्स हुए, उनके प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। जैसे सॉइल में क्ले है, स्टोन है, प्लांट है, एनिमल रिमेन्स है। तो ये अलग अलग तरह की इसमें चीजें मिली हुई है और ये सारी चीजें कंबाइंड होके मिक्सचर बन रही है। और इसमें जो भी चीजें मिक्स है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी उस मिक्सचर में आने से चेंज नहीं हो रही है। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन और आज के सेशन में हमने मैटर एंड मटेरियल चैप्टर को डिस्कस किया और नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर के जो रिमेनिंग टॉपिक्स है हम उनको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।